हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। और बच्चों, आज हम लोग एनटीए नीट अभ्यास ऐप का मॉक टेस्ट नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, और साथ में उस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा जो कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा उस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, साथ में आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती जा रही होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जल्दी से इस चैनल को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस, फिजिक्स की, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसी स्ट्रेटजी है, 170 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। सो इस सॉल्यूशन में स्पेशल चीज ये होगी कि हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पहले मैं कम क्वेश्चन करूं, लेकिन उसके साथ ही सारे क्वेश्चन के जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। सो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट मॉक टेस्ट नंबर 15 फिजिक्स पार्ट फ्रॉम एनटीए अभ्यास ऐप। ओके, चलिए आप, आई होप सभी लोग रेडी हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है इस सीरीज का, यहां पर एसी से दिया हुआ है और इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं। आ क्वेश्चन सेड अ करंट आई, सो करंट की आपको एसी करंट की वैल्यू दी है, इक्वेशन से आपको पता चल जा रहा होगा। सो इस करंट को पहले हम लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू 20, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, इनटू यहां से साइन ओमेगा टी होता है। सो ओमेगा को इन्होंने 200 पाई इंटू टी दिया हुआ है, ये आई की वैल्यू हो गई। अब इससे पूछा क्या है, पास्ड इन अ फर्स्ट कॉइल व्हेन इंड्यूसेस अ मैक्सिमम ईएमएफ। सो मैक्सिमम ईएमएफ उसको हम लोग ई नॉट बोलते हैं, और उस मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू यहां से दी गई है 10 पाई वोल्ट। इन सेकेंड कॉइल द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द पेयर ऑफ द कॉइल। सो आई होप आपको दो कॉइल अगर पास में रखे हैं, अगर एक ये कॉइल पास में रखी है और एक ये कॉइल पास में रखी है, इसमें जाने वाली कोई करंट है और इस करंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर आपको डी बाई डी टी इज इक्वल टू नॉट जीरो है, सो इस वाली दूसरी कॉइल होगी, द सेकेंड कॉइल EMF will be induced and that induced EMF will be given by a formula including the mutual inductance coefficient। जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट होता है, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं M इज इक्वल टू E इंड्यूस, जो भी EMF इंड्यूस होगा डिवाइडेड बाय DI बाई DT, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहां से उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ली जाती है कोएफिशिएंट की। सो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी M इंटू DI बाई DT। करेक्ट। सो आपको E भी दिया हुआ है और M की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। सो उसके लिए हमें DI बाई DT की जरूरत पड़ेगी। तो DI बाई DT कहां से मिलेगा, क्योंकि आपको I दिया हुआ है। सो चलिए यहां पे हम लोग DI बाई DT की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ I और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कहां से मिलेगा, यहां से सीधे लाएंगे। ठीक है, सो आपके पास I है, सो इसका DI बाई DT करेंगे। सो ये तो 20 एज इट इज आएगा। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, वो कॉस ओमेगा टी होगा। सो जो कॉस ओमेगा टी होगा उससे हम लोग ओमेगा पहले निकाल लेंगे। सो ओमेगा है क्या, ओमेगा है 200 पाई। सो हमने ओमेगा पहले निकाला, सो 200 पाई ये ओमेगा आ गया और इनटू हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी में ये है 200 पाई इंटू टी। करेक्ट। सो अब DI बाई DT की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई, DI बाई DT दैट यू विल गेट 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाय इंटू कॉस 2 पाई टी। सो ये वैल्यू आपको जो मिल रही है ये मैक्सिमम है। अब अगर हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो इसका पार्ट छोड़ दें, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो यहां से जो DI बाई DT की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो ले लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 20 इंटू 200 पाई। ठीक है, कॉस पाई वाला टर्म छोड़ देने हैं। अब आप देखो यहां से आपको EMF दिया हुआ है, अब
वो ईएमएफ की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, उस ईएमएफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपको देखो यहां पे दी हुई है, हम लोग ने ऐसे नोट की हुई है, करेक्ट। सो एम क्या होगा बच्चों, एम यहां से आप देखोगे जो m की वैल्यू होगी उसको आप कहोगे m इज इक्वल टू जो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय यहां से, और जो di/dt है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो अपने को मिल गई है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे m, ई मैक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है बच्चों 10 पाई वोल्ट डिवाइडेड बाय di/dt की मैक्सिमम वैल्यू आप यहां निकाल चुके हैं, दैट इज 20 इंटू 200 पाई, ठीक है। सो अब देखो यहां से क्या हुआ 10 2 पाई पाई कितना वैल्यू आया, आप देखोगे यहां 1/400, बोलो 1/400। अब 1/400 को आप डिवाइड कर लो, सिर्फ 1/400 आया है। सो हमारे पास जो म्यूचुअल कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है m इज इक्वल टू 1/400। अब इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको बहुत आसान सा है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन गिवन बाय, अब आपको B की वैल्यू दी हुई है। सो हम B की वैल्यू क्या करेंगे, B की वैल्यू नोट करेंगे, B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। अब ये लॉजिक से लगेगा बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, और अगर हम वैसे ट्रेडिशनल सॉल्यूशन से जाएंगे तो हमें इसमें वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। रॉड की लेंथ दी हुई है and rod length is 5 meter is placed along y axis. So y axis है, so हम यहाँ y axis लिख ले रहे हैं, अदरवाइज हम इसको j कैप भी लिख सकते थे, and it's move along x axis. So जो वेलोसिटी दी है बच्चों वो x axis है और उसको कहा गया है 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। सो अगर ये एक्स एक्सिस में है तो इसको आई कैप लिख लो। अब आपके पास जो लॉजिक होता है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, मोशनल ईएमएफ। हाँ, बहुत से बच्चे उसको इमोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली द मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, देखो मैं कंसेप्ट बता देता हूं। सो जो मोशनल ईएमएफ होता है वो मोशनल ईएमएफ होता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, सपोज ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखी हुई है। सो ये एक रॉड रखी है उस मैग्नेटिक फील्ड में और इसको आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है और लेंथ ऑफ कंडक्टर और रॉड इज l। सो जो ईएमएफ होता है इसमें जो जनरेट होता है मोशनल ईएमएफ E, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है बच्चों VBL, ठीक है। लेकिन यहां पर एक की कंसेप्ट है बच्चों, वैसे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो एक्चुअल फॉर्मूला आपका V और L के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हम आपको सिंपल वाले फॉर्मूले से बता रहे हैं कि आपको सिंपल फॉर्मूले से क्या करना है। वैसे जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू DL, ठीक है, डॉट V क्रॉस B, करेक्ट। सो अगर इस फॉर्मूले से आप लगाने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में ही टाइम ले लेगा। इसलिए इस फॉर्मूले में एक कंडीशन होती है इस फॉर्मूले के लिए कि V शुड बी परपेंडिकुलर टू B एंड शुड बी परपेंडिकुलर टू L, यानी ये तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, इफ V, B, L, all three quantities, all these values are mutually perpendicular to each other, then you can apply this formula simply. If they are not, then you have to apply this formula, correct? So यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉजिकली अगर सॉल्व करना है तो ये लगाना, लेकिन हम उसको ट्रिक से करेंगे। कैसे कि आप देखो कि हमें V और L आपस में परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, देखो y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड किससे मतलब है, उस मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो। सो y और x के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, y और x के परपेंडिकुलर बच्चों ये कंपोनेंट होगा। सो हमें v यूज करना है कौन सा 1, L यूज करना है 5, y में दिया है, और B यूज करना है सिर्फ ये कंपोनेंट जो 5 है। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
अब आप ईएमएफ की वैल्यू देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हो और उतनी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब कुछ करना ही नहीं है। सो आपको पता है VB into L फॉर्मूला होता है, यहां रखा 1, यहां रखा 5, यहां रखा 5 और आपको E की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 25 वोल्ट। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 25 वोल्ट। ठीक है, साथ में मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया, तो आप इसको रिवाइज करना, बार बार देखना, तो ये कंसेप्ट आपको याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर तीनों परपेंडिकुलर है नहीं है तो आप कॉम्पोनेंट कर लो, तो आप इसको बहुत आसानी से लगा लोगे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत ही आसान सा है। अ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड टू लाइट 140 watt 24 volt lamp from 240 AC means the current in the main cable is 0.7 ampere, the efficiency of the transformer. तो चलो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर है, पहले एक ट्रांसफॉर्मर ने इसको दिया, ट्रांसफॉर्मर बीच में कहीं लगा होगा, उसकी एफिशिएंसी हमको चाहिए होगी। ठीक है, इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है। सेकेंडरी में जहां पे यूज हो रहा है उसमें क्या है? 140 वॉट, राइट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट। इसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम अप्लाई करते हैं इसमें करंट, और ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से इसको जलाते हैं। अब यहां पे क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर यूज्ड टू लाइट। इसके पहले क्या है? जहां से आ रहा है वो एसी वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट। ऑब्वियसली इसकी आरएमएस वैल्यू दी होगी, और ये एसी वोल्टेज है, यहां पे दिया है, ये डीसी है। ठीक है, सॉरी ये भी एसी है। सो इससे पहले मेंस केबल, जो मेन केबल है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? वो करंट दी हुई है 0.7। सो यहां पे जो करंट है आई, उस करंट आई की वैल्यू दी है 0.7 एम्पियर। सो यहां का वोल्टेज आपको पता है, यहां की करंट पता है जहां से प्राइमरी से जा रहा है, और यहां की आपको पावर पता है। आपसे पूछा एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो पहले हम ये देख रहे हैं कि जो पी इनपुट है वो पावर कितनी है। सो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। सो हम लोग V क्या करेंगे? V है 240 और I की वैल्यू 0.7 एम्पियर। सो जो P इनपुट आएगा आप कैलकुलेट करोगे, सो आ जाएगा 7428, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 168, राइट। सो ये 168 वॉट आ जाएगी जो आप P इनपुट में यूज कर रहे हो। और P आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? P आउटपुट में आपको मिल रहा है बच्चों, वहां पे पावर सीधे दी हुई है, इसकी आउटपुट पावर आपको मिल रही है 140 वॉट। अब आउटपुट पावर मिल गई अगर 140 वॉट, सो आपको यहां से क्या करना होगा? यहां से आपको इसकी वैल्यू एफिशिएंसी निकालनी है। तो आपको पता है जो परसेंट में दी हुई है, सो उसको नीटा से डिनोट करते हैं। नीटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे बच्चों, वो होता है P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आप क्या कर सकते हो? P आउटपुट हो गया बच्चों 140 और P इनपुट हो गया बच्चों 168। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से, राइट। और कैलकुलेशन करने के बाद आप जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे, सो वैल्यू आएगी 83.33%। ओके, सो यहां पे इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो ये है मेन कंसेप्ट, और ये की फॉर्मूला है, और आंसर आपको 83 मिल गया है। सो हम यहां पर पहुंच के आंसर सी करेक्ट है, सो इसको सी करते हैं, ये मार्क कर दिया करेक्ट आंसर, और इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है करंट इन LCR सर्किट इज गिवन बाय, फिर से देखो एसी, इस टाइम देखो शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन सीधे एसी से हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अ करंट इन LCR सर्किट इज गिवन बाय I20 sin 100 pi t plus pi by 3 the voltage across the inductance L of 1 Henry।
सो आपको यहां पे इंडक्टेंस दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी गई है 0.1 हेनरी। आप क्वेश्चन में देख सकते हो ये दिया हुआ है और एट t इज इक्वल टू 0 पूछा गया है। सो t इज इक्वल टू 0 अक्रॉस द इंडक्टेंस यानी v पूछा है और v की वैल्यू होती क्या है बच्चों, I एक्सएल। v की वैल्यू क्या होती है, I एक्सएल। और एक्सएल कहां से निकालेंगे, अभी देखो ये होता है I और एक्सएल, और एक्सएल आपको पता है बच्चों क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। सो पहले हम एक्सएल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा कहां से आएगा, ओमेगा यहां से, आई साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। सो आपने एक्सएल किया और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की और ओमेगा की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो आपने कैलकुलेट की 100 पाई। अब आपको जो एल की वैल्यू मिलेगी वो एल की वैल्यू मिल जाएगी 0.1। सो एक्सएल की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब आई की वीएल की वैल्यू हम लोग t इक्वल टू 0 पे देखेंगे। सो पहले तो हम आई की वैल्यू लिखिए, आई की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, 20 इंटू साइन और यहां से हो जाएगा 100 पाई t और इधर हो जाएगा प्लस पाई बाई 3, करेक्ट। और एक्सएल की वैल्यू यहां पे रख लेंगे 100 पाई एंड इंटू 0.1। अब जरूरी चीज ये है, कहा गया है एट t इज इक्वल टू 0। सो एट t इज इक्वल टू 0 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो पहली चीज तो यहां से 0.1 और इसको करेंगे 2 आ जाएगा और t की वैल्यू हम लोग यहां 0 रखेंगे। सो vl की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले 20, 100 और 0.1। सो कितना हो गया बच्चों, 200 और पाई एज इट इज रहा और साइन की वैल्यू t0 रखने के बाद सिर्फ आ गई पाई बाई 3। सो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे ही हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे सो ये पाई बाई 3 हो जाएगा 60 और 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, करेक्ट। अब जब आप ये सारी वैल्यू रखोगे एट t इज इक्वल टू 0, अब यहां पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज एक्सएल का करंट के साथ कितने चेंज पे आता है। सो उसके लिए आपको एक बार इसका फेजर डायग्राम देखना होगा और फेजर डायग्राम को आपको पता है, ठीक है। सो करंट अगर हम यहां लेते हैं, ओके, सो VL कहां होता था, VL यहां होता था बच्चों, ओके। सो ये VL होता था। सो जो I होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे या वोल्टेज होता है वो इससे 90 डिग्री आगे। सो यहां पर जो की कंसेप्ट आपको मेन लगाना है वो मेन ये लगाना है कि इसमें जब आप देखोगे 100 पाई t, सो आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज पाई बाई 2। क्लियर है। अब अगर हम जब इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे, सो यहां पे कहीं पे ऐड करके देख लो बच्चों, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे लीडिंग वोल्टेज है। सो अब जब ऐड करेंगे, सो ऐड करने के बाद आएगा, क्योंकि वो पीक वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पीक वैल्यू पूछता है सीधे हम I नॉट इंटू एक्सएल कर देते हैं। टी पर पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ऐड करेंगे सो आ जाएगा बच्चों 5 पाई बाई 6, करेक्ट। सो यहां पे जब आप t0 रखोगे, सो ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 5 पाई बाई 6, करेक्ट। सो की पॉइंट VL का हो जाएगा बच्चों 200 पाई इंटू साइन और ये हो गया 5 पाई बाई 6। आई होप 5 पाई बाई 6 और ये सारी वैल्यू आपको पता होगा, या 90 प्लस पाई बाई 3 है तो cos 60 आ जाएगा। अब यहां से आप देखोगे VL इधर आ जाएगा 100 पाई और यहां बचेगा साइन 90 प्लस पाई बाई 3, सो cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बच्चों cos 60। cos 60 को 1/2 रखेंगे, जैसे इसको 1/2 रखोगे सो यहां से 2 कैंसिल होके कितना आ गया, अच्छा अभी तो 200 है, हाँ, इसको 1/2 रखने के बाद ये हो जाएगा 100 पाई और 100 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है, सो ये आ जाएगा 314। कहीं है 314 बच्चों, यस 314 आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है। सो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन का
की पॉइंट, इस क्वेश्चन का की पॉइंट जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे वो यही है, क्योंकि आपसे पूछा गया है t इज इक्वल टू 0 पे बताइए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा। अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस की बात हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में हमें पीक वैल्यू का कोई काम नहीं है, पीक वैल्यू होती सीधे हम आई नॉट इंटू एक्सएल कर देते, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसलिए हमें टी के टर्म्स में वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंगली हमें वो फेज डिफरेंस यहां पे देखो 90 था तो वो फेज डिफरेंस यहां पे ऐड किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप याद रखेंगे बच्चों। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अलावा आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, आगे चल रहे हैं और हम लोग यहां पे सारे कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 70%। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है, देखो फिर से इसी का क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू क्या होता है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां से आपको साइन का कर्व चाहिए, ये ऐसे आता है। अब कह रहा है कि यहां पर आपके पास टाइम होता है, यहां पे आपकी करंट होती है, तो कह रहा है 0 से सपोज यहां तक, ये तो हो गया बच्चों पूरा आई नॉट, सो उसका 0.7 जो आई चाह रहा है वो चाह रहा है 70.7%, यानी आई की वैल्यू कितना चाह रहा है 0.707 ऑफ आई नॉट, करेक्ट। ये वैल्यू के लिए आपसे पूछा है टाइम क्या होगा। सो हमारे पास टाइम और आई का रिलेशन है, आई की वैल्यू कितनी चाह रहा है उसको यहां लिख लेते हैं 0.707 आई नॉट इन इज इक्वल टू आई नॉट एज इट इज रहेगा और यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, वेरी नाइस। सो अब क्या करोगे, इस आई नॉट को इस आई नॉट से कैंसिल करेंगे और आपको शायद पता होगा कि 0.707 आपने कैलकुलेट भी किया होगा, इसकी वैल्यू आती है 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 करेंगे सो यहां से आ जाएगा साइन होगा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई एन, राइट। सो ओमेगा की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 पाई और फ्रीक्वेंसी आ गई इनटू टी। सो 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन में लिख सकते हो बच्चों π/4, हाँ, और यहां पे हमने साइन π/4, साइन π/4, करेक्ट। और यहां आ जाएगा साइन और इधर f की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पे 50, सो होगा यहां पे 100 पाई टी। सो अब आप कंपेयर करोगे सो आपको क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू निकालनी है, सो 100 पाई टी इज इक्वल टू π/4, यहां से पाई कैंसिल करोगे, t की वैल्यू देखोगे सो t की वैल्यू 1/400 होगा और 1/400 आई होप आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 into 10⁻³ सेकेंड। ओके, सो ये कहां है 2.5 into 10⁻⁻, ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा a में, तो आपको यहां से इसका आंसर मिल गया a। आई होप एवरीथिंग इज ओके, यस। तो कैलकुलेशन है, बस आपको यहां से t का देखना है, थोड़ी मैथमेटिक्स है तो आप उसका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 is saying that the focal length of a simple convex lens used in a magnifier is 10. कॉन्वेक्स लेंस है तो f इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं +10 सेंटीमीटर फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी v इज इक्वल टू चाह रहे हैं वो d यानी कि वो 25 सेंटीमीटर पे बने, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, यानी आपको u की वैल्यू निकालनी है। आई होप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। लेंस है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, करेक्ट। और फोकल लेंथ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है +10, सो यू कैन से दिस इज 1 + 10 डिवाइडेड बाय 1/v एंड v इज गिवन एज 20, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको 20 की वैल्यू दी हुई है तो हमने v की वैल्यू यहाँ 25 रख ली, माइनस u की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम u को यहाँ पे नहीं रखते हैं।
ठीक है, आपको u की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये आप सभी को पता है, लेकिन यहां पर u की वैल्यू नहीं रखते हैं, इसको हम सिर्फ u रखते हैं क्योंकि u की वैल्यू चाहिए। और ये आप गलती मत करना क्योंकि अननोन क्वांटिटी की कभी भी साइन नहीं देते हैं। नाउ यू विल गेट व्हाट, 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, अब 1 अपॉन 10 आ रहा है तो आप यहां से क्या करोगे, 10 सॉल्व करने पे 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 और 250, करेक्ट, 250 मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो 1 अपॉन u व्हाट यू विल गेट, माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 250। आई होप you got it? Yes, negative and 3 and 5 0, so this is minus 3 by 50। अब यहां से u की वैल्यू लोगे, so it is minus 16.7, 16.67 के आसपास आएगा। so 16.67 के लिए आप क्या लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। so u की वैल्यू, साइन तो बता रहा है कि हमें उसको लेंस के किस साइड रखना चाहिए। so अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पॉइंट में नहीं दी हुई है। so हम कितनी लेंगे, 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर शायद आपका आंसर मिल गया, ये डी है। so इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, राइट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है I max divided by I minimum and that is given as 9/1। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स आपको पूछा है। सो आपको पता है I max ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, I max अपॉन I minimum। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 और ये भी स्क्वायर, राइट, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, आई होप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो, बिकॉज I max is proportional to intensity proportional to A. So intensity is proportional to A square and A is equal to A1 plus A2। तो यहां पे ये स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं यहां पे आपको लिख के समझा रहा हूं कि दो फॉर्मूले होते हैं। अब वो दोनों फॉर्मूले भी मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी देखना है, सो आप कहेंगे सिर्फ A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 डिफरेंस A2। अगर आपको I max डिवाइडेड बाय I minimum देखना है, सो आप कहेंगे A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। यानी आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ये फॉर्मूला लगाना है। सो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे और I max अपॉन I minimum मिलेगा, सो आप लिख लोगे I A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 डिफरेंस A2, राइट, एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1। सो आपको क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, A1 अपॉन A2। सो यहां से A2 कॉमन ले लो, हाँ इस स्टेप से यहां जा रहे हैं, A2 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा A1 अपॉन A2 प्लस 1, यहां बचेगा A1 अपॉन A2 माइनस 1, और जो A2 आपने कॉमन लिया यहां पर A2 आएगा, कॉमन लेने पे यहां पे A2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला यहां 3। अब इस स्टेप के बाद आप क्या सॉल्व करोगे, जब A1 प्लस A2 3 मिला, सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहां से आपको A1 अपॉन A2 निकालना है, तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो A1 प्लस A2 प्लस 1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां 3 आ जाएगा और माइनस यहां भी 3 आ जाएगा। क्लियर है, इस 3 को हम इधर भगा रहे हैं और इस A1 बाई A2 को इधर भगा रहे हैं, तो ये जो 3 यहां पर आएगा बच्चों इधर से, वो कितना आ जाएगा, प्लस। सो प्लस होने के बाद 1
प्लस और 3 हो गया, और यहां होने के बाद 2a1 अपॉन a2, क्योंकि 3 ये है और ये आके इधर माइनस होगा तो 2 बचेगा। सो यहां कितना हो गया बच्चों 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस a1 अपॉन a2। करेक्ट। सो आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज। सो रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज जब आप कैलकुलेट करोगे सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको दिख रहा होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। सो आप रेशियो के फॉर्म में इसको क्या लिख पाएंगे, 2:1। सो 2:1 देखिए कहीं आंसर है, यस यहीं पे पड़ोस में पड़ा हुआ है। सो हम इसका आंसर 2:1 यानी सी कह देंगे। अगले क्वेश्चन पे कूद जाएंगे। आप प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स, तो पहले अपने क्या करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। सो प्लेनो और कॉन्वेक्स ऐसे बना लिया। द प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज सिल्वर्ड। सो पहले इसकी जो फोकल लेंथ थी बच्चों वो थी f। अभी क्या किया, इसको सिल्वर किया। सिल्वर किसको किया, प्लेन को। अब आप देखना बच्चों, सो सिल्वर इसको कर दिया प्लेन मिरर को यहां से। अब यहां से जब आप इसको सिल्वरिंग कर देंगे तो ये मिरर की कंडीशन हो गई। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एक लेंस और प्लस एक प्लेन मिरर। ठीक है। अब अगर हम इसका कंसेप्ट भी आपको बता रहे बच्चों कैसे यूज करना है। सो यहां से जब आपने एक लेंस बना दिया ऐसे और प्लस एक मिरर बना दिया, सो जो भी लाइट रे इसमें इंसिडेंट होके जाएगी, देखो लाइट रे जाएगी ऐसे। सो एक बार इस लेंस से पास हुई, यहां पड़ी, यहां पड़ने के बाद फिर लेंस के बाद मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट किया, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों ये यहां से ऐसे आई, सो फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहां से ऐसे पास करेगी, तब जाके इमेज बनेगी। सो जो भी लेंस है वो 2 टाइम्स यूज हुआ और मिरर 1 टाइम्स यूज हुआ। सो अब जो कॉम्बिनेशन की पावर है एज ए मिरर, कॉम्बिनेशन एज ए मिरर काम कर रहा है, वो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम्स पावर ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला होता है। और इसको याद रखना, ये पावर इस मिरर की है जो कॉम्बिनेशन से बना है, ये लेंस पावर इस लेंस की है, और इसको स्मॉल एम से लिख लेते हैं, और ये पावर इसकी है। सो अब इसको यूज कैसे करते हैं, पावर ऑफ मिरर 1 अपॉन कैपिटल एफ ऑफ मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, राइट, एंड प्लस पावर ऑफ मिरर होती है -1 अपॉन एफ एम। क्लियर। अब इसको यूज करेंगे, सो -1 अपॉन एफ एम इज इक्वल टू जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ आपको ये दी हुई है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ प्लस यहां से माइनस मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी, वो 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो फाइनली आएगा यहां से वो क्या आएगा, -1 अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा -f/2, यानी कि अब किसकी तरह काम करेगा, माइनस फोकल लेंथ क्या बता रहा है, कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ क्या होगी, f/2। सो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आंसर दिखा है सी। सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। लेकिन आंसर से ज्यादा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो सभी बच्चे इस कंसेप्ट को 2-3 बार यूज करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा, और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आई इन गिवन सर्किट। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आई। सो यहाँ पे इसका वोल्टेज दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसको ऐसे करेंगे, सो अगर इसका वोल्टेज है बच्चों, सो जो वोल्टेज यहां होगा, राइट, जो वोल्टेज बच्चों यहां होगा और ये भी पैरेलल में है तो सेम वोल्टेज यहां पे होगा, करेक्ट। अब अगर सेम वोल्टेज बच्चों यहां पे है, अब पहली चीज तो हम टोटल करंट निकालेंगे। देखो सेम वोल्टेज 6 वोल्ट इधर है, 6 वोल्ट इधर है, सो इसके अक्रॉस अगर हम कहते हैं वोल्टेज बचा सिर्फ V1, सो V1 कितना होगा बच्चों, टोटल आपको 16 वोल्ट मिल रहा है और 6 वोल्ट उधर पैरेलल में चला जा रहा है। सो V1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, सिर्फ
10 वोल्ट, सो V1 वहां मिला। अब वहां टोटल करंट कितनी होगी वो निकाल लें, उसके लिए पता है उसमें करंट है I, सो I इज इक्वल टू होगा V1 डिवाइडेड बाय R, सो V1 की वैल्यू हो गई है 10 वोल्ट और R वहां पर कितना है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3, सो वहां से I कितनी हो जाएगी बच्चों 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। देखो सब कुछ ये मिली एम्पियर में है, सो हम इस I की वैल्यू भी कितनी लिख रहे हैं 10 मिली एम्पियर, और वो जो 10 मिली एम्पियर स्मॉल I है वो यहां की है इस करंट में, इस रेजिस्टेंस में, सो ये I यहां निकली, उसका कुछ पार्ट इधर जा रहा है और कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, इसको हम लोग कह लेते हैं I डैश। ठीक है, अब I डैश के पास जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, सो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज है वो पैरेलल वाला है, Z वाला है, सो V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R। ठीक है, R डैश हम ये वाला बात कर रहे हैं 1 किलो ओम, सो वहां पे जो वोल्टेज है आपको पता है 6 वोल्ट है, इज इक्वल टू I डैश वी हैव टू फाइंड, ओके I डैश हमको पता करनी है और R की वैल्यू आपको 1 किलो ओम यानी कि 10 टू द पावर 3 दी है, सो I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, सो I डैश कितना हो गया बच्चों, I डैश हो गया 6 मिली एम्पियर। बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। आपसे I पूछा था ना यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, तो आपको पता चला 10 एम्पियर यहाँ आ रही थी, KCL से देखो 10 मिली एम्पियर यहाँ से आ रही थी और उसमें से 6 मिली एम्पियर इधर चली गई, सो इधर कितनी बचेगी बच्चों 4 मिली एम्पियर, सो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 4 मिली एम्पियर। गॉट इट, सो इस ब्रांच में 6 मिली एम्पियर है और इस ब्रांच में 4 मिली एम्पियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says that the figure gives a system of logic gates from the study of the truth table। अब आप study of the truth table करके देखें कि कौन सा करेक्ट है। चलो हम लोग को यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x, y और यहाँ पे इसका r। ठीक है, अब चाहिए क्या इनको, it can be found that to produce a high output at r पे चाहिए इनको 1। सो पहला ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, पहले में x 0 है और y 1 है, तो चलते हैं। सो x को 0 लिया, y को 1 लिया फर्स्ट टाइम, सो 0 यहां से आके बच्चों क्या बन गया 1, तो यहां पे मिलेगा आपको इस जगह 1। ठीक है, फिर ये 0 इधर गया है, सो यहां पे होगा 0, फिर ये 1 गया है यहां से, तो इधर आएगा बच्चों 1 और इधर 1 है, यहां पे नॉट गेट लग गया तो इधर आ गया 0, एंड गेट लगा तो यहां आया 0, यहां आया 0, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, अगर यहां 0 आया क्योंकि ये नॉट लगा है तो ये 1 आ जाएगा, और यहां 1 और 1 है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1। अब ये दोनों और गेट है, और गेट में दोनों इनपुट 1 और 1 मिल रहे हैं, राइट। अब अगर 1 और 1 मिल रहे हैं तो यहां पे मिलेगा 1, लेकिन ये नॉट गेट लग गया तो मिल जाएगा 0, यानी ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें R1 चाहिए और इसमें R क्या मिल रहा है बच्चों आपको 0, तो फर्स्ट वाला अपने काम का नहीं है। सो अब इसका रिवर्स चेक करते हैं। रिवर्स देखें, मतलब x का 1 ले लें और y का 0 ले लें। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो अब हमने कौन सा लिया है x1, कौन सा ऑप्शन है ये C है। पहले हम लोग ने A चेक कर लिया और A नहीं मिला, अब हम चेक करने जा रहे हैं C। सो x को लिया बच्चों यहां से 1, सो 1 यहां पे आएगा 1, यहां पे नॉट होके बाद क्या हो जाएगा अब 0। ठीक है, फिर इधर देखो 1 लिया था तो 1 यहां चलेगा, ऐसे आएगा, 1 इधर आएगा, सो यहां मिला 1। फिर यहां आपने क्या लिया है, अभी y को 0 लिया है, सो अब 0 इधर चलेगा तो यहां क्या मिलेगा बच्चों 0, तो 0 0 और क्या दे देगा बच्चों 0। ठीक है, इधर चलने, सो 0 यहां आएगा बच्चों, लेकिन नॉट लगा के क्या दे देगा 1, 1 और 1 यहां क्या मिल गया एंड गेट है, 1 और 1 देगा 1, लेकिन ये नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, ये क्या दे देगा बच्चों 0।
फिर वो 0 यहां पहुंचेगा तो क्या मिलेगा 0, और 0 0 ये क्या देगा, और 0 0 क्या देगा 0, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये क्या बना देगा 1, यानी हमें इसमें क्या मिल जाएगा 1, सो 1 0 हमें में R1 मिल रहा है, और यही हमारी कंडीशन थी कि इसको 1 चाहिए था और 1 हमको मिल गया। सो इस क्वेश्चन का बच्चों ये सेटिस्फाई हो रहा है, सो ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो हम बिना कुछ किए इसको कर देते हैं सी, राइट। सो ये ट्रुथ टेबल से लगेगा, और ट्रुथ टेबल इस तरह से ही आपको सॉल्व करनी है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड स्टेट इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, it has a total energy E is equal to minus 3.4 electron volt. Okay, the kinetic of energy of the electron E and its de Broglie wavelength. So de Broglie wavelength आपको देखो दो में एक जैसी दी है, तो यहां से आपको एक रिलेशन तो याद ही रखना होगा, क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव होती है, इसलिए हम कह रहे हैं उसका मॉड, राइट, वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और यही चीज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आपसे चीजें आसानी से सॉल्व होंगी। अभी आपको क्या दिया हुआ है टोटल एनर्जी, और पूछा क्या जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी। सो जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो यहां से आपको दिख रहा है सेम है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपको यहां से मिल गया भाई काइनेटिक एनर्जी तो होगी टोटल एनर्जी के बराबर, और वो मॉड में है, पॉजिटिव होगी तो वो हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिर्फ या तो बी होगा और या सी होगा, और उसमें बहुत ही क्लोज रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, ठीक है। और p और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, h डिवाइडेड बाय रूट ट्वाइस m, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और आई होप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और मैंने जो कैलकुलेशन की थी, मास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये वैल्यू आई थी 6.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 और एम केस यानी मीटर में। अब -10 मीटर वाला हमारे पास कोई ऑप्शन है? यस, ये ऑप्शन अपने पास दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपको दिखेगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी और इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम हम फिर कहां बचा लेंगे, दूसरे सिंपल क्वेश्चंस में। ओके, सो ये प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है सिंगल चॉइस, द एनर्जी लेवल इन एन एटम ए बी सी आर इंक्रीजिंग। ओके, ए बी एंड सी बना देते हैं ऐसे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ई ए सबसे कम है और उसके बाद ई बी है, एनर्जी मिलती जाएगी, एनर्जी जंप होती जाएगी। फिर क्या कह रहा है, एक्सरेज एमिटेड, ओके, वेवलेंथ होगी। ट्रांसमिशन C2B, द एक्सरे एमिटेड इन ट्रांसमिशन C2B, पहला C2B कहा है, फिर B2A कहा है, और फिर C2A कहा है। ओके, हैव वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ओके, देन द रिलेशन, ओ माय गॉड, टू इजी क्वेश्चन बच्चों। आपको पता है यहां से इसको E1 एनर्जी मिली, यहां से E2 एनर्जी मिली, यहां पर E3 एनर्जी लिबरेट हुई, और E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, that's E is simple hc upon lambda, and now from this diagram you can say that E3 is equal to E1 plus E2, right? E1 plus E2. So what about E3? E3 you can say that sc upon lambda 3,
and even you can say hc upon lambda 1. Here you can say hc upon lambda 2. hc will cancel out, so 1 upon lambda 3 is equal to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. so ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? यस, बी सॉल्व करने के बाद है 1 अपॉन लैम्डा 3 को आप सॉल्व कर लेंगे, सो आपको मिलेगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2. बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर मिल गया. सो हम लोग बी ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड दिस इज द करेक्ट वन. ओके, सो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. If an overbridge is concave instead of being convex, okay, concave. So इस तरह का ब्रिज है. The thrust on the road at the lowest position. अच्छा, ओके, तो यहाँ पे कोई व्हीकल जा रहा है, तो थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो इसके लिए आप देखोगे mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा. सेंटर ऊपर है तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स ऊपर चाहिए, सो रिजल्टेंट इसका सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए. ऑब्वियसली n ज्यादा होगा, सो n minus mg is equal to required centripetal force, so that is mv square upon r. R is the radius, v is the velocity of the vehicle at that time, suppose. So what you can say, n is equal to mv square upon r plus mg, that is equal to the normal reaction, or you can say thrust. So यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको बच्चों? ए ऑप्शन ही करेक्ट है. सो देखो उसमें वो जो टाइम ज्यादा लगा था वो हमने यहाँ पे बचा लिया. आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन पाथ. अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. इंक्रीज इज स्पीड, फोर्स रिक्वायर्ड. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. Decrease the momentum, force required. Change the direction, force required. Keep it moving with uniform velocity. Yes, बिल्कुल सही है, इसमें force required नहीं होगा. So इसका ऑप्शन बच्चों ये हो गया. जो भी टाइम था वो यहाँ पे बच गया. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of following statement is not true? Okay, not true हो तो बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि ट्रू ऑप्शन छांटने की. तो ट्रू ऑप्शन छांटते छांटते हमारी आदत वैसी होती है. यहां से आपसे पूछा गया है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन जो गलत है वो चूज करना है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीजेस एज द सरफेस इन कांटेक्ट आर मेड रफ. तो ये सही बात है, करेक्ट है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें गलत चूज करना है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. ये भी बात सही है. रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग. रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, नो, रोलिंग फ्रिक्शन इज वे लेस देन स्लाइडिंग. सो यही गलत बात बोल दी है इन्होंने. सो हम यहाँ पे इसको गलत ऑप्शन इनकरेक्ट में चूज करते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ 16 चलते हैं. 16 में आपको ए और बी दो वेक्टर दिए हैं एंड डायरेक्शन ए प्लस बी. सो हम पहले ए प्लस बी तो कैलकुलेट करें ना. ए प्लस बी वेक्टर कैलकुलेशन आता होगा. आई को आई से जोड़ो, जे को जे से जोड़ो, एंड व्हेन यू कनेक्ट, सो 4i एंड 6 यू विल गेट 10 ऑफ i कैप. करेक्ट, और 6 i कैप है. इसके बाद आप दोनों को ऐड करोगे, सो दूसरा कितना मिल रहा है? 4 j कैप. सो -3 j कैप और प्लस का यहां पे मिल जाएगा 5 और j कैप. सो आपको a प्लस b के दोनों कंपोनेंट मिल गए. आपको चाहिए क्या? द मैग्नीट्यूड भी चाहिए. सो हम उसका मॉड निकालने के लिए रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो क्या मिलेगा बच्चों? रूट ऑफ 10 स्क्वायर ये 100 हो गया, प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया. सो 125. अब यहां पे आप लिख सकते हो 125, तो हो जाएगा 5 रूट 5. अब देखो 5 रूट 5 का एक ही ऑप्शन है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. 5 रूट 5 का एक ही ऑप्शन है, सो हमने यहां कर लिया. और डायरेक्शन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहना है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17. The random error in arithmetic mean of 100 observations is x. जब आपने 100 observations लिए हैं तो x है. Then the random error in arithmetic mean of 400. Oh my God, 4. ये तो बहुत ही आसान सा है. आपको ये पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतनी ही कम एरर आएगी. जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन, एरर उतनी ही कम. सो यहाँ 4 टाइम्स ले लिया है, सो ये x/4. क्योंकि जो एरर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन होती है.
अगर हम 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमारी एरर 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। सो इस ऑप्शन के लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 50 ग्राम ऑफ आइस, 50 ग्राम, सो यहां पे हम लोग क्या लेते हैं आइस, और उसके लिए क्या क्या है 50 ग्राम आइस है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केप्ट इन एन इंसुलेटिंग, यानी एनर्जी और कहीं नहीं जा रही है। और इसमें आपने क्या किया है 50 ग्राम और वाटर ले लिया, 50 ग्राम वाटर है और इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन द फाइनल टेम्परेचर ऑब्वियसली 100 से कम होगा क्योंकि ये 100 डिग्री से टेम्परेचर कहीं जाएगा। सो 100 डिग्री से जो टेम्परेचर, मान लो कॉमन टेम्परेचर जो आ जाता है मिक्सचर का वो T डिग्री सेंटीग्रेड है। सो यहां से हीट का लॉस होगा और यहां पे हीट का गेन होगा। अब वो जो गेन होगा वो कहां कहां जाएगा, वो गेन पहले आइस को वाटर कन्वर्ट करने में जाएगा। सो उसमें जो हीट लगेगी वो M इंटू L, और L भी जो लगेगी वो कौन सी लगेगी बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले ये सारा का सारा आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा कहां पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सो उसके लिए आपको पता है M S डेल्टा थीटा, या डेल्टा, चलो थीटा टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है। और लॉस क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है सो ये आ जाएगा M डैश S डैश और यहां पर डेल्टा थीटा डैश। अब इसका मास कितना है बच्चों, यहां है मास 50 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 आइस की जो आपको पता है, फिर यहां पे इसका मास कितना है 50, स्पेसिफिक हीट होती है 1, और इसका टेम्परेचर अगर T जा रहा है 0 से इंक्रीज होकर T, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना चेंज हुआ, T डिग्री सेंटीग्रेड सपोज टू बी। यहां M डैश आपको कितना दिया है बच्चों 50, वाटर है सो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी बच्चों 1, और इसका टेम्परेचर T हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, आप कह सकते हो 100 माइनस T इज द चेंज इन टेम्परेचर। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया हमारा 4000 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा बच्चों 50 और T, सॉरी यहां पे प्लस है, माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों, प्लस इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा 50 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सो ये हो जाएगा 5000 माइनस 50T। क्लियर है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाए और इसको उधर ले गए, सो 50 प्लस 50 ये आ जाएगा बच्चों 100T, और वहां पर आप जब माइनस में करेंगे 4000 तो ये आ जाएगा 1000। सो अब आपको T को यहां से दिख रहा होगा दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई होप आपको ये सारी बातें T इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये समझ में आ गई, एंड दिस इज ऑल करेक्ट, दिस इज ऑल करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस कंसेप्ट में, सिंपल सा कंसेप्ट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, हो सकता है यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी in spectrum of black body can be correctly represented by, so distribution of energy with respect to lambda, so it is given by Planck's quantum law or Planck's law of energy distribution। कुछ आपको इस तरह से ये पता होगा, ये लॉ होता था एंड दैट लैम्डा इंटू टी, उसको हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते थे, तो ये बिल्कुल आसान सा है। सो प्लैंक्स लॉ इसको रिप्रेजेंट करता है। सो इस जैसे ही आपने एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, सो ये देख के ही हम प्लैंक्स लॉ को करेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आप देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सभी को पता है राइट। So still the vacuum is to be placed between the walls of the thermoflask, because जो thermoflask की wall होती है, thermoflask ऐसे होता है और फिर उसकी wall के बीच में ऐसे vacuum होता है राइट। So ये vacuum क्यों होता है इससे पूछा जा रहा है, because air actually bad conductor, फिर भी हम उसको vacuum क्यों बनाते हैं। So by convection heat can flow, अगर यहाँ vacuum हो सो वैक्यूम से भी कुछ हीट जा सकती है। सो बाय कन्वेक्शन
हीट कैन फ्लो थ्रू द एयर। अगर वैक्यूम होगा तो रेडिएशन के थ्रू जाएगी, तो रेडिएशन से बहुत कम जाएगी, लेकिन अगर एयर होगी तो कन्वेक्शन के थ्रू एयर जा सकती है, इसलिए हमें उसको पूरी तरह से वैक्यूम रखना होता है। एयर बैड कंडक्टर है, दैट इज गुड, बट कन्वेक्शन को भी हम वहां से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं, इसलिए। चलिए 21 पे चलते हैं। वाटर एंटर्स थ्रू ए with speed v1 and leaves through and b with speed v2 of a cylindrical tube AB। अच्छा, एक cylindrical tube है, A और B है, ये दो इसके ends हैं। Here enters with speed 1, here enters with speed v2, right? And then AB, the tube always completely filled with the water, equation of continuity पे सातत्व के समीकरण पे निर्भर है ये। And case 2, it is vertical with end A upward, and case 3, okay, एक इन्होंने कहा है horizontal रखा है, एक ऐसे रखा है, एक वैसे रखा है। So बच्चों, इसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक ये fully filled है, so हम इसमें लगाते हैं क्या, mass in, और यहां से क्या निकल रहा है, mass out। सो इस पे पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी कोई जरूरत नहीं होती बच्चों, ठीक है। सो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1, एक्चुअली A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, वो अगर ट्यूब पूरी तरह से फिल है, तो चाहे ऐसे रखी हो, चाहे वैसे रखी हो, चाहे जैसे रखी हो, हमेशा ये होल्ड करेगा। वो जो बात करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो आपको बर्नौलीज थ्योरम में कंफ्यूज कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हाइट का या इससे हाइट जो है उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये हर एक केस में, इसमें कहा है ना अपवर्ड एंड केस 3, इट इज वर्टिकल व्हेन एंड बी अपवर्ड्स, वी हैव v1 इज इक्वल टू v2। अगर a और b इक्वल है तो दोनों केस में होगा। सो यहां इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ईच केस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम। चलो आप बुलेट, यहां से बुलेट आ गई है, इसका मास कितना है बच्चों, इसको कहा गया है 5 ग्राम, विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी दे दी गई है, उसको बोला गया है 100 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर। एक ये वुडन ब्लॉक है और इसमें जाती और 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद जाके स्टॉप होती। देन द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक। सो एवरेज फोर्स आपसे पूछा गया है। सो एवरेज फोर्स के लिए आप कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन वो धंसने का टाइम नहीं दिया है, तो हमें काइनेमेटिक्स से करना होगा। पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो हम कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड प्लस 2as। सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, u वेलोसिटी आपको 100 दी है, सो 100 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 एक्सीलरेशन, और s की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हैं 6 इंटू -2। सो यहां से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 100 इंटू 100, बिकॉज स्क्वायर था, और यहाँ 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, 10 टू दी पावर -2 आएगा, और ये निगेटिव आएगा। नेगेटिव बता रहा है ये डेक्सिलरेशन है, और डेक्सिलरेशन का मतलब सीधे हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो एक्सीलरेशन आ गया। अब आपके पास पता है एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं m इंटू ए, सब आप मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव फोर्स है, क्योंकि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव हटा देते हैं। मास की वैल्यू 5 दी है, सो यहाँ 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 कह सकते हैं, इधर 10 टू दी पावर 4 कह सकते हैं, डिवाइड करेंगे सो 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 आ जाएगा। और जब आप इन सारे 10 टू दी पावर और ये सब दोनों को सॉल्व करेंगे, सो आपके पास 417 न्यूटन का फोर्स आएगा, और ये ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है बी। सो हम इसको ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। अ कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर गिव अ रीडिंग of this, okay, constant pressure thermometer, okay, units of volume when immersed in ice cold water and 67 units in boiling liquid, okay। so ये आपका एक नया तरह का थर्मोमीटर है जिसको यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कांस्टेंट प्रेशर है। so यहाँ पे कहा गया कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, यहां से आपसे पूछा गया है T2 कितना होगा। सो T2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से T2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 अपॉन V1, राइट, इनटू यहां से आप करेंगे T1। सो अब V2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1 वो दिया हुआ है 67 यूनिट, राइट, वॉल्यूम। सो यहां है 67 और V1 जो पहले था, जो दिया हुआ था, वो दिया है दैट इज 47.5, राइट। और T1 की वैल्यू जो दी हुई है, अगर आप उसको केल्विन में रखेंगे या देखें किस में दी हुई है, अ कांस्टेंट प्रेशर AL थर्मोमीटर gave a reading of 47 वॉल्यूम when immersed in ice cold water। सो यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों, ice cold water। सो T1, स्मॉल T1 को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे, T1 की वैल्यू 273 प्लस 0 होगी। बहुत से बच्चे 0 में रख देंगे आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस इक्वेशन के लिए जो T है दैट मस्ट बी इन केल्विन, सो यू हैव टू पुट हियर 273, राइट। व्हेन यू सॉल्व देन यू विल गेट T2 आफ्टर द सॉल्विंग इज इक्वल टू 385 केल्विन, राइट। अब आपको 385 केल्विन मिलेगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे, सो जो T2 चाहिए वो होगा 385 माइनस ऑफ 273। सो माइनस करने के बाद जो T2 की वैल्यू आएगी बच्चों 112 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको आंसर मिल गया। अब आप यहां से सीधे लिख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन नोट इट डाउन। ओके, चलिए 23 के बाद चलते हैं 24। व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, जब वेपर कंडेंस होती है लिक्विड में, सो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करती है। सो बहुत से बच्चे जो हैं उनका दिमाग सीधे ए पे जाएगा, बट ए नहीं है, क्योंकि वेपर होती है, वेपर से हीट निकलती है। और हीट क्यों निकलती है, क्योंकि उसको अपने को कंडेंस करना है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चों, इट लिबरेट्स हीट। वेपर जब भी कंडेंस होती है सो इट लिबरेट्स हीट, करेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। ओके, 24 के बाद 25 पे चलते हैं। 25 आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट a traveling wave passes a point of observation. At this point, the time interval between successive crest. So successive crest के लिए पहले आपको यहां से एक बना लेना है, एक वेव इस तरह से, राइट। सो अभी सक्सेसिव क्रेस्ट की बात करें, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास टाइम में रिलेशन है। और यहां से यहां के बीच का जो टाइम दिया है वो दिया है 0.2। और आपको पता है कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो वैल्यू होती है, टाइम होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सो अगर यहां से दिया जा रहा है 0.2 सेकेंड, सो आप इससे डायरेक्टली कह सकते हैं योर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। क्या ऐसा कोई आंसर है या कोई ऑप्शन है आपके पास? देखते हैं। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है। सो फ्रीक्वेंसी आपको पता है n इज इक्वल टू होती है 1/t। Okay, this is the formula, very simple formula. So what you can say that is 1 divided by t, t is equal to 0.2। यहां से ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, so n is equal to आपको मिल गया है 5 हर्ट्ज। सो यहां से आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, दिस इज द 5 हर्ट्ज, और वो फ्रीक्वेंसी ये बी ऑप्शन है। वेवलेंथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको x या डिस्टेंस नहीं दी हुई है, ना तो वेलोसिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। ओके, सो दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर हमको मिल गया है और वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है क्योंकि हमने बहुत सारे कंसेप्ट भी साथ में एक्सप्लेन किए हैं। सो अब आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 15 का पार्ट नंबर 2, तो जरूर जाइए, इसको देखिए। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन के जितने भी इस पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं उनको अच्छे से हर एक कंसेप्ट को लिखिए। नोट करने वाली चीजें हैं वो कॉपी में नोट करिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट एक्सेल इन फिजिक्स एंड डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई नीट 2020 एंड यू विल गेट 170 प्लस मार्क्स। अगर आपने 170 प्लस मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो बना है 170 प्लस कैसे लाएं, किस चैप्टर पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए,
किस चैप्टर को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए या किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए और किसका वेटेज ज्यादा है। सो चैप्टर वाइज वेटेज का वो भी वीडियो आपको बना हुआ मिलेगा और उसका जो टाइटल है वो टाइटल है स्ट्रैटेजी टू स्कोर 170 प्लस मार्क्स इन नीट 2020। ओके, इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो हैं, नीट के कुछ वीडियो हैं। सो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम, क्योंकि नीट में सिलेक्शन फिजिक्स पे डिपेंड करता है, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी हो गई सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो चलिए यहां तक बहुत अच्छे से आपने वीडियो देखा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें। ओके, so till then, bye bye, very good more learning once again, and I'm your MSD sir for NEET Physics 2020. Bye bye, all the best to all of you for NEET.